हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे ओम के नियम को। पिछली क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम को डिस्कस किया था और आज की क्लास में हम उसी बात को और आगे एक्सटेंड करेंगे और कुछ और नई बातें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं एक बार अगेन ओम का नियम और फिर कहानी आगे बढ़ाएंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ओम का नियम ये था कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर के अगर हम फिजिकल स्टेट को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें, तो उस कंडीशन में जो उसके अंदर पोटेंशियल होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा उसके अंदर बहने वाली धारा के, है ना। और फिर हम लोगों ने यहाँ से इस चीज़ को एक्सटेंड किया था, दैट मीन्स इसको सही फॉर्मेट में लिखा था, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यहाँ से क्या आएगा, आर आएगा और इंटू आई, ये देखा था। और इसको अच्छे से लिख दें तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू आर, ये हो जाएगा, है या ना। और ये था ओम का नियम, यही था ओम का नियम, ठीक है ना। मेनली ओम का नियम यहाँ पे भी है और ये भी है, ठीक है। तो ये तो नियम था, स्टेटमेंट था, और स्टेटमेंट के बिहाफ पे हम लोगों ने किया था, और जब इसको सॉल्व किया था तो ये बना था, ठीक है। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये एक्चुअल में ओम के नियम का क्या है, अदिश रूप है, अदिश रूप, स्केलर फॉर्म, स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम के नियम का ये क्या है, स्केलर फॉर्म है। स्केलर फॉर्म यानी ओम के नियम का कोई मतलब ऐसा भी फॉर्म है क्या जो वेक्टर में हो, हाँ बिल्कुल, इसका एक वेक्टर फॉर्म है, उसको भी देख लीजिए। जैसे v है, v के जगह पे क्या आप कर दीजिएगा, e इज अ वेक्टर, बिल्कुल। ऐसे ही i है, i के जगह पे क्या डाल दीजिएगा, j, j क्या है अभी देखा जाएगा, j इज आल्सो अ वेक्टर, ठीक है। e क्या है, इट इज आल्सो अ वेक्टर। और रो है, सॉरी r है, r की जगह पे क्या डाल देना आपको, रो, r से रो, ठीक है, आराम से याद हो जाएगा, बिल्कुल। और ये जो आप देख पा रहे हो, ये क्या है, इट इज अ सदिश रूप, ठीक है। यानी ओम के नियम का सदिश रूप ये है, ठीक है ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओम का जो नियम आपने देखा है, उस ओम के नियम की अगर बात करोगे तो ओम का के नियम का अदिश रूप क्या है, तो वही है जो हम देखते आते हैं। लेकिन इसका सदिश रूप आप देखोगे तो ये कुछ होगा, E इज इक्वल टू जे इंटू रो, ठीक है। अब इसमें E क्या है भाई, अगर मैं यहाँ पे सभी सिंबल्स हैं उनको डिनोट करूँ तो E क्या है, व्हाट इज E, ये क्या है, तो ये चालक का विद्युत क्षेत्र है, क्योंकि चालक के अंदर क्या फ्लो हो रहा है, करंट, तो उसके चारों ओर क्या पैदा होंगी, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कंडक्टर। इसके साथ साथ ये जे क्या है, क्योंकि हम लोग पहली बार देख रहे हैं और इसको भी हमको देखना है, ठीक है। तो जे क्या है, इट इज अ डेंसिटी, सीधा सीधा लिख देता हूँ, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है अभी देखा जाएगा, धारा घनत्व, ठीक है, धारा घनत्व। उसके साथ साथ रो क्या है, तो रो इज द रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी मतलब प्रतिरोधकता, है कि नहीं है, प्रतिरोधकता। ऐसे ही भी क्या है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये समझ सकते होंगे, विभव या विभवांतर। आई क्या है, आई इज द करंट, धारा, विद्युत धारा। आर क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, प्रतिरोध है, ठीक है। ये सब याद रखिए, क्योंकि बार बार लिखूंगा तो आपको भी नींद आ जाएगी, मैं भी जानता हूँ, ठीक है। फिलहाल में आप क्या करेंगे, इसको याद रखेंगे। अब मेनली ये जे कहाँ से आया, जे क्या होता है ये समझते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और अगर हम इसमें दिमाग लगाएं तो कुछ और भी हो सकता है। जैसे ध्यान से समझिएगा, अगर हम मान लीजिए कि अगर हम जानते हैं कि जो रो होता है, रो इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू सिग्मा होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि रो इज द दैट, रो इज दैट, रो इज दैट मतलब पूरा गलत स्टेटमेंट है, बट फिलहाल में ये देखिए, ये जो लिखा गया वो सही है। रो जो होता है वो 1/σ होता है,
रो रेजिस्टिविटी है, लेकिन ये सिग्मा क्या है, ये कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी है, चालकता है ना, चालकता। ठीक है, अब मैं अगर इसको यहाँ बुला दूँ, इसको इधर, तो क्या हो जाएगा, रो इज इक्वल टू 1/, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो होगा ना। यानी दोनों एक दूसरे के विपरीत चलती हैं। चालकता ये दिखाती है कि उसके अंदर कितना प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने की, यानी इस प्रॉपर्टी के कारण ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है। जबकि ये जो रेजिस्टिविटी है, जो रो है, एक्चुअल में ये क्या कहता है, ये एक ऐसी प्रॉपर्टी पैदा करता है जिससे इलेक्ट्रॉन के फ्लो कम हो सके, यानी इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो कम हो सके, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये रोकता है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के उल्टा काम कर रही हैं, है ना। अब ध्यान से देखेंगे तो रो इज इक्वल टू सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो है ना, यानी जहाँ पे 1/रो है वहाँ पे हम सिग्मा लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे आइएगा, मैं इस रो को इधर भेज सकता हूँ, तो बिल्कुल ई अपॉन क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा इज इक्वल टू जे, और 1/रो मतलब सिग्मा, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू सिग्मा इज इक्वल टू जे, यस और नो, या सीधा सीधा लिखूँ तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू सिग्मा, ई पे ये वेक्टर वाला फॉर्मेट लगा दीजिए, यानी तीर लगा देंगे, पता चल जाएगा कि ये दोनों क्या है, वेक्टर है। ठीक है, उसमें दिखाई दे रहा है ना। तो ये भी क्या है, ये भी है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, यानी ओम के नियम का ये भी क्या है, वेक्टर फॉर्म है। ये भी वेक्टर फॉर्म है, ये भी वेक्टर फॉर्म है, या तो ये लिखा जाए या तो ये लिखा जाए। ठीक है, अब सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जे क्या है, क्योंकि जब तक जे देखेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। जब जे देख लेंगे तो फिर हम ये इस पूरे फॉर्मेट को कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, मतलब V इज इक्वल टू आई आर कैसे ये बन गया ये देखेंगे। तो दो चीजें देखनी है, करंट डेंसिटी एंड ये प्रूफ करेंगे कि इससे ये कैसे बना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेनली आप इसको पहले नोट कर लेंगे, बढ़िया से छापिएगा। चलिए, तो हम देखेंगे धारा घनत्व, यानी करंट डेंसिटी। अब क्या मतलब है, तो मेनली हम घनत्व का मतलब क्या जानते हैं, घनापन, यही जानते हैं बिल्कुल। बस यहाँ पे भी वही देखना है। मान लीजिए हमने एक कंडक्टर लिया, ये कंडक्टर है, यहाँ पे इसका एरिया कितना है, A1 है। ठीक है, थोड़ा सा आगे गए, हमने एरिया थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इसका। ठीक है, अभी इसका एरिया कितना है, इसका एरिया है A2। फिर यहाँ से देखेंगे, यहाँ पे हम आए, यहाँ पे एरिया कितना है इसका, A3। यानी कंडक्टर का एरिया हम क्या करते जा रहे हैं, चेंज करते जा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। ओके, और इधर से कंडक्टर में क्या एंट्री मार रहा है, I, क्या जा रहा है, I। ठीक है, अब ये जब I यहाँ से निकलेगा तो सपोज कर ले रहा हूँ कि A1 एरिया में कितना धारा पहुँचेगा, I1। जब A2 में पहुँचेगा तो I2, और A3 में I3, ये आ रहा है। ओके, अब मैं आपसे पूछूं क्या ये I1, I2 और I3 अलग अलग होगा, सर बिल्कुल नहीं समझे यार। I मतलब एकदम भूल जाओ, सीधा समझो पानी इधर से आपने क्या किया है, स्प्रेड किया है, सीधा सीधा पानी का कनेक्शन यहाँ से लगा दिया, पानी इधर से जा रहा है। तो जब पानी इधर से जाएगा तो सपोज कर लो 10 लीटर पानी अगर आपने भेजा है, तो ये बताइए 10 लीटर पानी ही तो जा रहा होगा। ये I1, I2, I3 कुछ और है क्या, नहीं, सब सेम है। I1, I2, I3 हर जगह पे क्या होगा, सेम। एरिया भले ही चेंज हो रहा है बट करंट क्या होगा, सेम। 10 लीटर पानी अगर यहाँ पे जा रहा है तो मतलब यहाँ से जा रहा है तो 10 लीटर यहाँ भी पहुँचेगा, यहाँ भी पहुँचेगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एरिया बढ़ जाने से प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। यानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा पानी के पास, यहाँ पे कम होगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, हाँ या ना। यानी यहाँ पे प्रेशर कम हो रहा है लेकिन पानी उतना ही जा रहा है, 10 लीटर था तो 10 लीटर ही जाएगा। ठीक है, और इसी चीज़ को अगर हम घनेपन के अनुसार देखें तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, चूंकि जगह कम है तो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास पास होंगे, हाँ या ना। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, से मतलब बहुत क्या बोलते हैं, हाई होगी। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जगह ज़्यादा मिल गया, तो इस कंडीशन में जैसे पानी है, पानी जा रहा है तो जगह इसको ज़्यादा मिल जाएगा तो पूरा फैल जाएगा ना, पूरा फैल जाएगा। दैट मीन्स उस कंडीशन में क्या होंगे, घनापन अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा, कम। और यहाँ पे आएंगे तो और कम हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जगह मिल गया, है ना, तो और फैल जाएंगे। तो घनापन यहाँ पे क्या हो गया, और कम हो गया। ठीक है ना। धारा घनत्व तो और कुछ नहीं है, बस यही देखा जाता है धारा घनत्व में कि एरिया के अनुसार, यानी एरिया के रिस्पेक्ट में कितनी धारा बह रही है, एरिया के रिस्पेक्ट में कितनी धारा बह रही है, यानी कितना करंट का फ्लो हो रहा है एरिया के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी।
करंट डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? J से। यानी ये क्या है? इट इज अ करंट, फ्लोइंग करंट विथ रिस्पेक्ट टू एरिया या क्रॉस सेक्शनल एरिया। फ्लोइंग करंट विथ रिस्पेक्ट टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सीधा सीधा हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे करंट अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया के रिस्पेक्ट में कितना करंट दौड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। J इज इक्वल टू, अगर हम देखेंगे तो इसको हिंदी में वही लिख देंगे, धारा बटा क्षेत्रफल, ठीक है, धारा बटा क्षेत्रफल। समझ में आया? यही क्या है आपका J। J इज नथिंग बट कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी धारा बह रही है, यही धारा घनत्व है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो चूंकि यहाँ पे क्या है, A1 कम है A2 से, A2 कम है A3 से, दैट मीन्स A3 ज़्यादा है A2 से, A2 ज़्यादा है A1 से। और अगर मैं धारा घनत्व की बात करूँ, डेंसिटी की बात करूँ, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी कहाँ पे होगी? मान लेता हूँ यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी? J1, क्योंकि एरिया अलग है ना, तो J1 होगा। यहाँ पे एरिया अलग है तो यहाँ पे J2 धारा घनत्व होगा, और यहाँ पे एरिया अलग है तो यहाँ पे J3 धारा घनत्व होगा। तो यहाँ पे J1 जो होगा वो बड़ा होगा किससे? J2 से, और J2 बड़ा होगा किससे? J3 से। समझ में आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पाया जाएगा? J1 में, और सबसे कम घनत्व कहाँ पाया जाएगा? J3 में। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आ गई ना भैया, क्या समझ में आ गई? कि J इज़ इनवर्स प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ाओगे तो घनत्व क्या होगा? कम होगा। और सीधी बात है, इसमें ज़्यादा कुछ फील फाल करने की ज़रूरत है ही नहीं, है ना। मेनली सीधा मतलब है कि एरिया बढ़ेगा, घनत्व क्या होगा? कम, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को जगह मिल जाएगी। पानी समझ लो धारा है, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा मोटा पाइप लोगे उसके अंदर प्रेशर होता जाएगा कम, ठीक है ना। जितना पतला करते जाओगे पाइप को उतना ही ज़्यादा प्रेशर ज़्यादा, क्योंकि उस कंडीशन में डेंसिटी क्या हो जाती है? ज़्यादा, है ना। जब आप कार वाश वगैरह करते हो तो पाइप लेते हो, पाइप का आगे वाला हिस्सा जो होता है, यानी जो ओपनिंग होती है, इसको और थोड़ा सा क्या करते हो? दबाते हैं। दबाने से क्या होता है? एरिया कम होता है। एरिया कम होता है तो प्रेशर बढ़ जाता है। बस वही चीज़ है यहाँ पे। एरिया कम होगा तो धारा घनत्व तो क्या हो जाएगा? ज़्यादा होगा, और एरिया ज़्यादा तो घनत्व कम। बस सिंपल। तो J इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया। इसको सही फॉर्मेट में लिख लो, J इज इक्वल टू I अपॉन A, ठीक है। अब आप कहोगे सर I भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, एरिया भी स्केलर क्वांटिटी है, तो आप कैसे J को वेक्टर क्वांटिटी बोल सकते हो? है कि नहीं है? बिकॉज I इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये स्केलर है, ये भी स्केलर है ना, और ये क्या है? वेक्टर है। तो अब ये कैसे पॉसिबल है? स्केलर अपॉन स्केलर इज वेक्टर, हाउ दैट इज पॉसिबल? क्या सही है? नहीं। एक्चुअल में क्या है कि ये जो J है वो, भाई हम जानते हैं कि ये दो चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं F इजिकल टू एफ एम ए बोलते हैं, और बोलते हैं कि जो फोर्स होगा वो किसकी डायरेक्शन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मास के ऊपर डिपेंड करेगा, मास की डायरेक्शन पे। जो भी कोई पैदा होती है राशि, तो किसी न किसी दूसरे से ही पैदा होती है, और वो दूसरे की डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही होती है। यहाँ पे जो फोर्स है वो किस पे डिपेंड करेगा? यहाँ पे एक्सीलरेशन की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है ना। मिली, इसीलिए मैं इसको वेक्टर कह रहा हूँ, और वेक्टर मतलब इसकी डायरेक्शन दिखानी होगी तो मैं एक्सीलरेशन की डायरेक्शन दिखाऊंगा, है ना। अब आप यहाँ पे आओ, भाई इस J की भी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि ये वेक्टर है, मैंने पहले ही बोल दिया कि ये सदिश है, यानी इसकी भी दिशा होगी। अब दिशा किसकी होगी? किसके अनुसार ये दिखाएगा? क्योंकि ये तो इन दोनों से पैदा हुआ है, और ये तो दिशाहीन है ना, इनके पास तो कोई दिशा ही नहीं है। तो ये कैसे इसकी दिशा बताएंगे? जब खुद ही दिशा नहीं जानते तो कहाँ से दूसरे को दिशा दिखाएंगे, है ना। तो फिर कैसे काम चलेगा कि दो स्केलर एक वेक्टर बना दिए? तो एक्चुअल में हम लोग जो ये एरिया ले रहे हैं, एक्चुअल में हम लोग नॉर्मल एरिया नहीं ले रहे हैं, एरिया वेक्टर ले रहे हैं। एरिया वेक्टर, व्हाट इज द मीन्स ऑफ एरिया वेक्टर? अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। क्या याद होगा? कौन सा थ्योरम था, कौन सा लॉ था? क्या था आखिर वो? एरिया वेक्टर कहाँ पे यूज किया गया था? इलेक्ट्रोस्टैटिक में यूज किया जाता। कहाँ पे यूज किया गया था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दौरान हम लोग ये बात कर रहे थे, और वहाँ पे हम लोगों ने एरिया वेक्टर यानी क्षेत्रफल सदिश की बात की थी, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश आप समझ पा रहे होंगे, हाँ या ना। जैसे कि मान लेता हूँ कि ये देखिएगा, ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे केमिस्ट्री की बुक है, ठीक है। अब मेनली इस बुक का ये पूरा पोर्शन मतलब ये क्या है? इसका एरिया है। तो इसका एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा? बाहर की ओर।
ठीक है ना, सिंपल। हमेशा क्या होता है, ये एरिया है तो एरिया वेक्टर इसका क्या होता है, परपेंडिकुलर। ऐसे अगर मैंने ऐसे कर दिया तो ऐसे होगा, ठीक है ना, हमेशा ऐसे होगा। ऐसे कर दिया तो ऐसे होगा, क्लियर है। ऐसे रख दिया तो ऐसे। डायरेक्शन देखिएगा, ये क्या है, एरिया वेक्टर है, ठीक है ना। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप देख पा रहे होंगे हमेशा प्लेन से कहाँ है, बाहर की ओर। अगर मैं इधर से देखूंगा तो इधर से एरिया वेक्टर ये होगा, क्लियर है, आइए समझ में आ गया होगा। तो ये हम लोगों ने पहले भी समझा है और अभी भी। अगर नहीं भी समझा है तो एकदम सिंपल है यार, कोई भी एरिया पकड़ो उसके सीधा एकदम क्या कर दो, मतलब ये एरिया है, इस एरिया के परपेंडिकुलर अपना फिंगर निकालो, अंगूठा निकालो, और वो अंगूठा जिधर डिनोट कर रहा है वही इसका क्या है, एरिया वेक्टर है, यानी उसके एरिया का डायरेक्शन है। ये पर्टिकुलर ये एक एरिया है और इस एरिया की डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर, ठीक है। अगर मैं इसको देखूँ, सिर्फ इतने एरिया को देखूँ, तो इसका एरिया का डायरेक्शन किधर की ओर है, इधर की ओर। ऐसे कर दिया, इधर हो गया, ठीक है ना, ऐसे कर दिया इधर, ऐसे इधर, क्लियर है, बिल्कुल। तो सिंपल है ये, ठीक, बिल्कुल। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया वेक्टर क्या होता है और एरिया की वेक्टर का डायरेक्शन किधर की ओर होगा। अब ये जो कहता है, ये जो जे है वो ये कहता है कि हमेशा जो डायरेक्शन होना चाहिए वो किसके रिस्पेक्ट में होना चाहिए, तो करंट के डायरेक्शन में होनी चाहिए। किसकी डायरेक्शन, एरिया की डायरेक्शन। ये शर्त रखी गई है, समझ में आ रहा है। यानी मेनली सपोज कर लो कि मान लेता हूँ कि ये एरिया है, ये एरिया है ना, और इस एरिया का एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, इधर की ओर, और करंट का फ्लो किधर की ओर हो रहा है, इधर की ओर, तभी ये मान्य होगा। दैट मीन्स आई की डायरेक्शन और एरिया की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है ना। तभी हम क्या निकालेंगे, जे निकालेंगे, और तब जे की डायरेक्शन आराम से पता चलेगी, इधर की ओर हो जाएगी, क्लियर है, आई बात समझ में, बिल्कुल। लेकिन सपोज कर लो अगर ऐसा कोई हमारे सामने सरफेस है ऐसा, तो इसके एरिया का वेक्टर किधर की ओर होगा, इधर की ओर, और करंट किधर की ओर फ्लो हो रहा है, इधर की ओर, ठीक है। और यानी ये क्या कर रहा है, ये जो एरिया वेक्टर है ये आई के साथ क्या बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा क्या रखना है, हमें हमेशा पैरेलल रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसका कंपोनेंट निकालेंगे, किसका, ए का, आई का निकालेंगे कि ए का निकालेंगे, ए ना वेक्टर है तो वेक्टर का कंपोनेंट निकालते हैं। तो ए का निकालेंगे तो क्या होगा, इधर ए कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा, क्लियर है। हम कौन सा रखेंगे, हम कौन सा लेंगे, ए कॉस थीटा, क्लियर है, ए कॉस थीटा लेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, ओके। दैट मीन्स अगर हम वहाँ पे जे निकालेंगे, अगर हम इस कंडीशन में जे निकालना है तो जे इज इक्वल टू क्या होगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा अपना धारा घनत्व, ठीक है। तो पहले क्या करिए, आप इतना नोट कर लीजिए, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ में आएगा, पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो मेनली धारा घनत्व तो क्या है, एक सदिश राशि है, ये देख लिया, ठीक है ना, सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ओके। और इसकी जो डायरेक्शन होगी किधर की ओर होगी, तो याद रखिएगा अगर पूरे बातों को आप समझे होंगे तो इसकी डायरेक्शन आई की दिशा होगी, यानी आई की डायरेक्शन होगी, इधर आई उधर जे, ठीक है ना, यानी जे की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन के हिसाब से होगी, एक ही दिशा में होगी। अब आप कहेंगे सर ऐसे कैसे, बिकॉज हमने पहले ही ये बोल दिया है कि ए को आई के रूप में, मतलब आई के डायरेक्शन में रहना पड़ेगा। तो ए और आई जब एक ही डायरेक्शन में है, सीधा सीधा जे किस डायरेक्शन में आएगा, इसमें आएगा, क्योंकि मेन डिपेंडेबल मतलब जो ए बी है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, आई पे, है समझ में। तो जे की जो डायरेक्शन है वो आई की डायरेक्शन पे होगी, ठीक है ना। अब एक बात और समझ लीजिए, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो ए है ना, वो ए हमेशा क्या होना चाहिए, अगर मैं ए की बात करूं तो आई के क्या होना चाहिए, वो परपेंडिकुलर होना चाहिए। ए जो होना चाहिए, या सीधा ऐसे बोलो यार, आई जो होना चाहिए वो ए के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एरिया है ना, तो ये पूरा का पूरा एरिया है, इस एरिया या इस सरफेस से हमेशा जो परपेंडिकुलर आई होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो ये एरिया है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर है ना, 90 डिग्री पे बना रहा है। लेकिन अगर हम आई की बात करें और ए वेक्टर की बात करें तो ए वेक्टर के क्या होना चाहिए, ये पैरेलल होना चाहिए, ये जरूरी है समझना। देखो मैंने क्या बोला, केवल क्षेत्रफल बोला, यार मैं बार बार प्लस बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है, एरिया है, और इस एरिया में अगर हम धारा की मतलब इस एरिया के रिस्पेक्ट में अगर हम धारा की बात करें तो हमेशा एरिया मतलब सरफेस वो बोल रहा है, ये बोल रहा है दैट मीन्स सरफेस। तो हमेशा जो करंट होना चाहिए वो सरफेस के परपेंडिकुलर होना चाहिए, बट एरिया वेक्टर के क्षेत्रफल सदिश के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। ये बात समझिएगा, आई बात समझ में, ठीक है। एरिया वेक्टर के क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए।
दैट मीन्स ये मान लेता हूँ सरफेस है, ठीक है। तो हमेशा मान लीजिए करंट की डायरेक्शन इधर की ओर है और इसका एरिया वेक्टर निकालूंगा तो उसकी भी डायरेक्शन किधर की ओर होगी, इधर की एरिया होगी कि नहीं होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है कि नहीं है, यानी आई इज पैरेलल टू ए, ओके, एरिया वेक्टर। अच्छा, अगले केस में अगर हम देखें, जैसा कि अभी मैंने देखा था कि हमने सरफेस को थोड़ा सा झुका दिया था, झुका दिया सरफेस। अब ध्यान से देखेंगे इसका जो एरिया वेक्टर होगा किधर की ओर होगा, इधर की ओर होगा, और करंट किधर की ओर फ्लो कर रहा है, इधर की ओर, है ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस एरिया वेक्टर का कंपोनेंट निकालना पड़ा था। जैसे यहाँ पे मैंने थीटा एंगल माना था, तो मैं एरिया वेक्टर का कंपोनेंट निकालूंगा तो नीचे की ओर ए साइन थीटा और ऊपर की ओर ए कॉस थीटा, है ना, ए कॉस थीटा। अब मैं अगर यहाँ से जे निकालूं तो जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसको मैं इधर भेज सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसको इधर भेज दूंगा तो जे इंटू ए कॉस थीटा होगा, है ना, इज इक्वल टू आई, दैट इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू क्या मिल गया, जे इंटू ए कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये क्या है, ये जो आपको नजर आ रहा है दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो आई इज इक्वल टू वेक्टर जे इंटू वेक्टर ए लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, यानी आई इज इक्वल टू जे इंटू ए, है ना। क्योंकि अगर हम कभी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिखेंगे तो जब वो टूटेगा तो इसी में तो टूटता है, और हमेशा डॉट प्रोडक्ट से जो क्वांटिटी पैदा होती है वो स्केलर होती है ना। डॉट प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पे जो आई जो है स्केलर है। क्लियर है, ये बातें भी आप कनेक्ट कर लीजिएगा। मेनली जैसे आप जानते हो कि W इज इक्वल टू क्या होता है, F इंटू एस होता है। F भी वेक्टर है, S भी वेक्टर है, लेकिन डॉट प्रोडक्ट किया तो वर्क जो मिला, वर्क क्या है, स्केलर है। और मेनली ये बात ध्यान देंगे कि फिर हम इसको भी जब तोड़ते हैं तो क्या लिखते हैं, एफ एस कॉस थीटा ही लिखते हैं, ठीक है। और मैंने बहुत साल पहले ये बताया था कि जब भी हम पैरेलल कंपोनेंट लेते हैं तो पैरेलल में हमेशा हमको क्या मिलता है, स्केलर मिलता है। क्या मिलता है, स्केलर। और अगर हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेते हैं, परपेंडिकुलर, तो हमेशा हमको क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है। क्या मिलता है, वेक्टर। क्लियर है, इस बात को कभी भी मत भूलिएगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे समझाऊं तो आपको अगर पता होगा तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर होता है, सॉरी एफ क्रॉस आर होता है, एफ क्रॉस आर। ये भी है, ये भी है, दोनों वेक्टर हैं, और इन दोनों से जो मिलता है वो क्या होता है, क्या मिलता है, टाउ जो मिलता है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि हमने यहाँ पे क्रॉस बोला, क्रॉस क्यों बोला, क्योंकि जो एफ और आर है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेंगे तो उस कंडीशन में सदिश मिलेगा और क्रॉस प्रोडक्ट होगा, और अगर हम पैरेलल कंपोनेंट लेंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा, और हमेशा जो क्वांटिटी पैदा होगी वो स्केलर होगी। क्लियर है ना। तो आई पहले से भी पता था हमको स्केलर है, लेकिन यहाँ से भी पता चल गया, और आई का एक और फॉर्मूला हमारे सामने आ गया है कि आई इज इक्वल टू जे इंटू ए। फिलहाल में यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे आई इज इक्वल टू जे ए कॉस थीटा, तो यहाँ से भी आप देख लीजिए और यहाँ से भी देख लीजिए। बाकी ये आप भूलिएगा मत, किसको नहीं भूलिएगा, कहाँ गया वो, यहाँ पे मैं अकेले लिख दे रहा हूँ इसको कि j इज इक्वल टू आई अपॉन ए। ठीक है, क्लियर है, डायरेक्शन समझ लिया, ये समझ लिया। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो यूनिट क्या होगा इसका, तो मेनली करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अगर हम इसके यूनिट की बात करें तो यूनिट इज इक्वल टू एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए इंटू एम पे पावर -2, ठीक है ना, ए अपॉन एम स्क्वायर। क्लियर है, ये मात्रक है, यूनिट मतलब मात्रक। ठीक है, ये होगा। आई बात समझ में। तो ये हम लोगों ने करंट डेंसिटी देख ली। अब हम ये रिलेशन आगे लेके जाएंगे और देखेंगे कि V इज इक्वल टू आई आर से कैसे E इज इक्वल टू जे इंटू रो आया था, उसको देखा जाए। चलिए इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब वेक्टर फॉर्म देखेंगे हम ओम्स लॉ का। कहाँ से देखेंगे, जैसा कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर होता है। थोड़ा सा पहले बुला लेते हैं आर को, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर आई। और ये भी जानते हैं कि ये जो आर है वो आर क्या है, अगर ध्यान से देखेंगे तो आर का मतलब एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए। अब इसमें एम क्या है, एल क्या है, ये लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको पता होगा। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि इस एल को यहाँ पे भेज दूँगा, भेज सकता हूँ, इस एल को यहाँ पे भेज दूँगा तो क्या हो जाएगा, वी अपॉन एल हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे होगा एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होगा,
और इस ए को बगल में रख देता हूँ, यानी आई अपॉन ए अलग कर देता हूँ। ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि आई अपॉन ए क्या होगा, जस्ट आप देखे हैं जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। ओके, हाँ या ना। और v अपॉन एल मतलब E होता है, E इज इक्वल टू क्या होता है, v अपॉन एल ही तो होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता v अपॉन एल होता है कि नहीं होता है, तो v अपॉन एल की जगह पे हम क्या लिख देंगे, E हो गया। और E हमेशा किस फॉर्म में होगा, वेक्टर फॉर्म में। और ये ध्यान से देखिएगा, जैसा कि आपको पता होगा r इज इक्वल टू, हम लोगों ने इसके पहले भी पढ़ा हुआ है कि चूंकि r इज इक्वल टू हमने लिखा एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू ए लिखा है, इसमें m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एन स्क्वायर टाउ, ये पूरा का पूरा क्या होता है, रो होता है। ये एक्चुअल में प्रॉपर्टी होता है मटेरियल का। तो ये क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ये आ जाएगा। r इज इक्वल टू क्या गया, रो इंटू एल अपॉन ए, होता है कि नहीं होता है। तो हमने किसको लिखा था, रो, तो रो लिखा था हम लोगों ने। अगर देखा गया होगा, मतलब अगर आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा जहाँ पे हम लोगों ने r का डेरिवेशन किया था, तो वहाँ पे मैंने लिखा था रो इज नथिंग बट इट इज अ m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। और ये क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। तो जहाँ पे m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ लिखा है, वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, रो, और i अपॉन ए मतलब j। हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको सही फॉर्मेट में लिख दो, तो e इज इक्वल टू क्या मिल गया, e इज इक्वल टू j इंटू रो, हो गया। और अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं j इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा, ये भी लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसको इधर भेज देंगे और इसको इस तरीके से लिख देंगे, तो प्रूव हो गया। ये क्या है, वेक्टर फॉर्म है, किसका, ओम के नियम का। ओम का नियम यही था और यहाँ से हमने क्या बना दिया, ये बना दिया। तो इस तरीके से आया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो इसको भी नोट डाउन कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये सेकेंड बात थी, वो भी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। अब हम चलेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से हम दो प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। यानी अब हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं, इसको नोट करिए। चलिए अब हम क्या करेंगे, प्रतिरोधों को जोड़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, क्यों प्रतिरोधों को जोड़ने जा रहे हैं। तो प्रतिरोधों को जोड़ने का मतलब पहली चीज़ तो ये जान लीजिएगा कि जो आपने प्रतिरोध देखा है, अभी तक आपने जो प्रतिरोध देखा है वो एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर देखा है। ये कहानी तो तब आएगी ना जब पहले मैं बाहर ला के प्रतिरोध रखूँगा। सर नहीं समझे, मेनली हम जो आर देख रहे हैं वो आर कहाँ से आ रहा है, वो एक्चुअल में कंडक्टर के अंदर पैदा हो रहा है, हाँ या ना। कंडक्टर के प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, यानी कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, उन कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पे ये आर पैदा हो रहा है। भाई आर इज इक्वल टू क्या, सर आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए इंटू टाउ, यही था। ये क्या है, ये कंडक्टर की कहानी है ना, कि कंडक्टर की लंबाई, कंडक्टर का एरिया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये सब बातें कहाँ की है, कंडक्टर की है। मतलब मेनली कंडक्टर में ये पहले से मौजूद होती है, यानी पहले से ही है। तो ये तो प्रॉपर्टी है, लेकिन हम बाहर से प्रतिरोध ला के जोड़ रहे हैं। समझ पा रहे हैं, मतलब एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, इसके अंदर आर है ना, इसके अंदर आर है, और एक दूसरा कंडक्टर है, यहाँ भी क्या है, आर है, इसके पास भी आर है, और मैं क्या कर रहा हूँ, इनके बीच में एक और आर लगा रहा हूँ। समझ पा रहे हैं, मैं एक नया प्रतिरोध इन दोनों के बीच में जोड़ रहा हूँ, और इनके बीच में क्या क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। समझ में आ रहा है। तो मैं आर को क्या कर रहा हूँ, लाके जोड़ रहा हूँ। तो मैं आर को लाके जोड़ क्यों रहा हूँ, पहला क्वेश्चन तो ये है ना। तो पहला क्वेश्चन ये है मेरा कि मैं आर को लाके जोड़ क्यों रहा हूँ, है ना। यानी इन दोनों कंडक्टरों के बीच में आर को क्यों जोड़ रहा हूँ, पहली बात। या मैं एक कंडक्टर के अंदर ऑलरेडी रेजिस्टेंस है, मैं एक और रेजिस्टेंस लाके क्या कर रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ। समझ पा रहे हैं। तो मतलब क्या है इसका, मतलब समझिएगा, ये R1 मान लेता हूँ, ये क्या मान लेता हूँ, R2। तो आखिर हम दो प्रतिरोधों को क्यों जोड़ रहे हैं, या कंडक्टर के अंदर प्रतिरोध को क्यों जोड़ रहे हैं। तो इसका कारण ये है कि जो कंडक्टर के अंदर उत्पन्न प्रतिरोध है, हो सकता है मेरी इच्छा अनुसार ना हो। यानी हम जो परिपथ बनाना चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है करंट के फ्लो कराने की, वो इच्छा नहीं पूरी हो पा रही है इस कंडीशन में कि जब ये नेचुरली काम कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है। इसलिए हमको ऊपर से या बाहर से क्या लाना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को लाना पड़ेगा। और मेनली एक रेजिस्टेंस जोड़ने से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो हम एक और रेजिस्टेंस इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि हो सकता है कि मुझे दो रेजिस्टेंस जोड़ने के बाद जो मुझे चाहिए वो मिल रहा है। समझ में आ रहा है। क्या मैंने जो बोला वो समझ में आया। मैंने ये बोला कि देखो, वो जो आर की हम बात कर रहे हैं, जो रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वो तो नेचुरल है उस वायर के अंदर, लेकिन हम चाह रहे हैं एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस प्रोवाइड कराना, है ना। यानी अलग से रेजिस्टेंस ला रहे हैं और जोड़ रहे हैं।
और मेरे लिए हो सकता है कि एक नहीं 10 रेजिस्टेंस जोड़ने पड़े, समझ में आ रहा है, यानी कंबाइन करना पड़े, समझ में आ रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन की जो कहानी है रेजिस्टेंस की, ये क्यों आ रही है, क्योंकि हम चाह रहे हैं एक इच्छा अनुसार या अपनी इच्छा से एक रेजिस्टेंस बनाना, यानी जो है वो सही नहीं है हमारे लिए, हम चाह रहे हैं एक ऐसा वर्जन बनाए जो सही काम करे, यानी हमारी इच्छा अनुसार बने। मैं बार बार इच्छा अनुसार क्यों बोल रहा हूँ, मान लो मेरा डिवाइस किसी प्रॉपर करंट पे काम कर रहा हो और मैंने वायर जो जोड़ा है वो क्या नहीं कर पा रहा है, उतना करंट नहीं फ्लो करा पा रहा है या उससे ज़्यादा फ्लो करा रहा है, तो मुझे रोकना हो तभी भी मैं रेजिस्टेंस लगाऊंगा, बढ़ाना हो तो भी मैं क्या करूँगा, रेजिस्टेंस लगाऊंगा, समझ में आ रहा है ना। तो वो उस अनुसार काम करूँगा मैं, ओके, क्लियर है। तो रेजिस्टेंस क्यों जोड़ता हूँ, समझ में आ गया ना, कि डिवाइस मेरा प्रॉपरली वर्क कर पाए, अच्छे से वर्क कर पाए। इसके लिए हम रेजिस्टेंस का क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन। अब रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन होता है वो 3 प्रकार से होता है, ठीक है ना। पहला सीरीज में, दूसरा पैरेलल और तीसरा मिक्स्ड, ठीक है ना। यानी सीरीज और पैरेलल को मिक्स कर देंगे, मतलब एक साथ ले लेंगे किसी परिपथ के अंदर, किसी सर्किट के अंदर, तो मिक्स कहलाएगा, मिक्स कॉम्बिनेशन। क्लियर है, चलिए अब समझते हैं प्रतिरोधों का संयोजन क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, कॉम्बिनेशन क्यों किया जा रहा है, तो यही कारण है। सबसे पहला श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा समांतर क्रम संयोजन। चलिए बारी बारी बात करते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन, ये क्या होता है इसी को देख लेते हैं पहले। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि मेरे लिए हम जो प्रतिरोध मार्केट से खरीद के लाएंगे वो प्रतिरोध कैसा होगा, अगर आप देख पाओगे तो अभी तो ऐसे दिखाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन ऐसे समझ लो कि ऐसे 2 ऐसे निकले होते हैं पोर्शन, ठीक है ना। ये क्या है, प्रतिरोध, ये क्या है, प्रतिरोध। इस फॉर्मेट में आपको नजर आएगा। जैसे आप कभी भी देखे होंगे कि वो छोटी वाली लाइट आती है, जुगजुगिया वाली जो लाइट होती है मेनली, है ना, मेनली आप देखते होंगे कि लाइट ऐसी होगी और वहाँ से 2 नीडल ऐसे निकले होंगे, है ना, 2 नीडल निकले होंगे। वैसे ही हमारा प्रतिरोध भी होता है, क्लियर है। ऐसे ही 2 पॉइंट होते हैं उसके, एक ये एक इंड हो गया, ये सेकेंड इंड हो गया, ठीक है ना, क्लियर है। तो 2 इंड आपको नजर आएंगे रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब इस तरीके से हमको मार्केट में मिलेगा, हम मार्केट से लेके आएंगे प्रतिरोध, अलग अलग उनकी कैपेसिटी होगी, अलग अलग ओम के हमको क्या मिलेंगे, प्रतिरोध मिलेंगे। अच्छा, मैं प्रतिरोधों के ऊपर अभी एक वीडियो और लेके आऊँगा जहाँ पे हम देखेंगे कि इसके कलर के बिहाफ पे, जैसे आप जब लेंगे प्रतिरोध तो यहाँ पे 4 कलर रखे गए होंगे, ऐसे 4 कलर होंगे उसमें, ठीक है ना, यानी कलरफुल होगा, यानी 4 स्ट्रिप बनाई गई होंगी, रेड ब्लू ऐसे फलाना ढिकाना, मतलब 4 स्ट्रिप होंगी। और आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कितने ओम का प्रतिरोध है, आप उन चारों कलर को देख के कैलकुलेट कर लोगे कि कितने ओम का प्रतिरोध है। दैट मीन्स वो चारों स्ट्रिप बता रही होंगी कि कितने ओम का प्रतिरोध है। समझ में आ रहा है, ये बात याद रखिएगा, ओके, बिल्कुल। तो ये हमको बताना है अभी कलर की कोडिंग कैसे की जाती है किसी भी रेजिस्टेंस के ऊपर। मार्केट में प्रतिरोध बनाए जाते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, ताकि हमारा जो कंडक्टर है वो प्रॉपरली वर्क कर पाए, ओके, और हम अपनी इच्छा अनुसार क्या कर पाए, उनको बना पाए, ओके, हम अपनी इच्छा अनुसार भी पैदा कर पाए। अदरवाइज हम जो आर देख रहे हैं, रेजिस्टेंस देख रहे हैं, वो कहाँ पैदा हो रहा है, वायर के अंदर, लेकिन हम चाह रहे हैं कि नहीं और रेजिस्टेंस चाहिए, तो अभी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमको मार्केट से प्रतिरोधों को लाना पड़ेगा, और हम इन प्रतिरोधों को ला के क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के कितने तरीके, 3, या तो सीरीज, या तो पैरेलल, या तो मिक्स्ड। क्लियर है क्या कर रहा हूं मैं, बिल्कुल। अब सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, तो मेरे लिए आप 2 प्रतिरोध लिए, ठीक है ना, और इनके 2 इंड हैं, इनके कितने इंड हैं, 2, इनके 2 इंड हैं, मैंने मान लिया 2 इंड है। तो ये एक प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, पहले प्रतिरोध के दूसरे इंड को दूसरे प्रतिरोध के पहले इंड से क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो। ऐसे ही आप तीसरा एक प्रतिरोध ले रहे हो, तीसरे प्रतिरोध के भी कितने इंड हैं, 2, फिर तीसरे प्रतिरोध का पहला इंड दूसरे प्रतिरोध के आखिरी इंड से जोड़ रहे हो। समझ में आ रहा है। ऐसे आपने चौथा प्रतिरोध लिया, चौथे प्रतिरोध के भी 2 इंड है, इसके भी पहले इंड को तीसरे के आखिरी से जोड़ रहे हो, ठीक है। और बाद में इन सबको किससे कनेक्ट कर रहे हो, परिपथ से, सर्किट से क्या कर दिए हो, जोड़ दिए हो, ठीक है ना। और ये सर्किट आके किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। समझ में आया, ये किससे कनेक्टेड है, बैटरी से। और बैटरी की वोल्टेज कितनी है, V है, ओके। तो इस तरीके से अगर दिया गया है, ठीक है, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन, इस तरीके से जो आपने प्रतिरोधों को जोड़ा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ऐसे तो हमने कभी देखा ही नहीं था, है ना,
ऐसे तो नहीं दिखाया जाता है। मेनली प्रतिरोधों का सिंबल क्या होता है सर्किट के अंदर, ऐसे करके, ठीक है। तो इसीलिए चूंकि हम इतना ज़्यादा दिमाग ना दौड़ाएं, यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या करेंगे, इस चीज़ को ऐसे फिगराइज कर देंगे, ठीक है, ऐसे सिंपल, ठीक है, लाके ऐसे जोड़ देंगे, मेनली ये है, ठीक है। अब चूंकि मैंने बताया ना कि हर प्रतिरोध के ऊपर 4 स्ट्रिप दिए होंगे, 4 कलर के स्ट्रिप दिए होंगे और उनको हम देख के पता कर सकते हैं कि उनका प्रतिरोध कितना होगा, है या ना। तो मैं इस वाले को देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा इसका R1 प्रतिरोध है, इसका R2 है, इसका R3 है और इसका R4 है, ठीक है। अंततः गया, अब हम कुछ कर भी नहीं सकते। R1, R2, R3 और R4 मिलली, ये सब मिलके क्या करेंगे, पूरे सर्किट के अंदर, पूरे सर्किट के अंदर क्या करेंगे, क्या करेंगे, एक इक्विवेलेंट, क्या मतलब मान लो ये चारों है ना, तो वो R1, R2, R3, R4 मिलके क्या करेंगे, एक तुल्य प्रतिरोध यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, है ना। मतलब चारों मिलके टोटल निकालेंगे ना, चारों मिलके क्या करेंगे, एक टोटल रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। उस टोटल रेजिस्टेंस को हमको देखना होता है हमेशा कि हमने चारों को जोड़ा तो क्या निकला, RE। इन चारों के द्वारा मिला के जो रेजिस्टेंस पैदा किया जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, RE। तो हमें हमेशा ये देखना होता है कि हमने जो प्रतिरोध लगाया है वो प्रतिरोध मिलके टोटल कितना रेजिस्टेंस पैदा करता है, ओके। बार बार ये हमसे क्वेश्चन में पूछेगा कि ये बताओ कि तुल्य प्रतिरोध, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्य प्रतिरोध, हिंदी में इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ओके। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे देख रहे होंगे, तो चारों ने मिलके जो रेजिस्टेंस यहाँ पे पैदा किया उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहेंगे। देखिए पूरे सर्किट को हम इस तरीके से डिनोट कर देंगे, ठीक है। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, समझ में आ रहा है, हाँ या ना। श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को इस तरीके से जोड़ेंगे कि पहले प्रतिरोध का दूसरा एंड दूसरे प्रतिरोध के पहले एंड से जुड़ा हो, दूसरे प्रतिरोध का आखिरी मतलब दूसरा एंड तीसरे प्रतिरोध के पहले एंड से जुड़ा हो। इस तरीके से अगर जोड़ा जा रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, ओके। अब एक बात तो हो गई, दूसरी बात यहाँ से समझिएगा, दूसरी बात क्या समझिएगा, अब इसके इक्विवेलेंट को निकाले कैसे, है ना, ये देखा जाए। क्योंकि मैंने बोला ना हमें हमेशा परिपथ का इक्विवेलेंट रखना पड़ेगा। इतना 4 लगाने से बढ़िया हम डायरेक्ट 1 लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। 4 लगाने का मतलब कैपेसिटी क्या बोलते हैं, खर्चा ज़्यादा आएगा, तो चारों की जगह पे 1 लगाते हैं, है ना। तो इन चारों की जगह पे हमको 1 लगाना है, ठीक है, ठीक। अब चलिए देखते हैं हम लोग, मतलब मैं ये एक्चुअल में समझाना चाहता हूँ कि चारों की जगह पे 1 लगाने का मतलब चारों मिलके कितने के बराबर ये प्रतिरोध पैदा कर रहा है। अब उसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो मेनली आप जानते हो यहाँ पे बैटरी लगाया आपने, बैटरी लगाया तो इधर से क्या निकलेगी, धारा, इसीलिए तो बैटरी लगाया है। अब ये I धारा जाएगी और मैंने सिखाया एक सिंपल रूल सिखाया कि धारा बदलेगी नहीं, तब तक नहीं बदलेगी जब तक रास्ता नहीं बदलेगा, है ना। क्या यहाँ पे धारा बदलेगी, नहीं बदलेगी। यहाँ पे क्योंकि रास्ता नहीं बदल रहा है तो R1 के पास भी धारा I, R2 पे भी धारा I, R3 पे धारा I, R4 पे भी धारा I, ठीक है। और ये I फिर कहाँ पे आ जाएगा, बैटरी में, बैटरी से I निकला और बैटरी में आके खत्म, ठीक है। इस तरीके से कहानी होगी। और वोल्टेज की बात की जाए तो जब इंड बदलेगा, इंड बदला तो वोल्टेज बदलेगा। जैसे इसका एक इंड बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है बट दूसरा इंड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, समझ में आ रहा है। एक इंड बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड है बट दूसरा इंड बैटरी के टर्मिनल से कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पे वोल्टेज कुछ और होगा, यानी यहाँ पे वोल्टेज कितना होगा, V1, यहाँ पे वोल्टेज V2, यहाँ पे वोल्टेज V3, यहाँ पे वोल्टेज V4, ठीक है। तो 2 बातें नोट करके लिखेंगे, ठीक है। क्या कि दिशा बदलेगी, डायरेक्शन सेम, करंट सेम, करंट सेम, डायरेक्शन सेम तो करंट सेम, और टर्मिनल चेंज, टर्मिनल चेंज तो वोल्टेज चेंज। यहाँ से ये सीखा मैंने, है ना। टर्मिनल सेम नहीं है, टर्मिनल अलग अलग है, इसलिए वोल्टेज भी क्या है, अलग अलग है, मिल गया। लेकिन धारा सब में क्या होगी, सेम होगी। तो याद रखेंगे श्रेणी क्रम संयोजन में पूरे प्रतिरोध पर
पूरे नहीं, सभी प्रतिरोधों पर समान धारा होती है, समान धारा होती है। ठीक है, अब जैसा कि हम देखें बारी बारी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं। ये तो हम लोगों ने अपने हिसाब से बनाया है, लेकिन हमको बनाना किस में है, इसमें। हम क्या चाहते हैं कि भैया यहाँ से आई धारा निकले, इस प्रतिरोध के पास कितनी धारा पहुँचे, आई धारा पहुँचे, और इस प्रतिरोध पे भी वोल्टेज कितना हो, वी हो, है ना। तो अगर मैं यहाँ से इनके बीच में रिलेशन निकालूं, तो जैसा कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना। यहाँ से V ऐसे ही रहेगा, आई भी ऐसे रहेगा, आर की वैल्यू आर ई है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे। तो आर ई की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा, आर ई की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन आई, होगा कि नहीं होगा, आर ई इज इक्वल टू V अपॉन आई। अब यहाँ से मैं बारी बारी यहाँ पे भी ऐसे करूँ, भाई यहाँ पे निकाला ना आर ई की वैल्यू, ऐसे मैं R1 की वैल्यू निकालूँ, R2 की वैल्यू निकालूँ, R3 की वैल्यू निकालूँ, R4 की वैल्यू निकालूँ, है या ना। और मुझे ये पता है कि जो आर ई है वो कुछ और नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, आर ई इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, यस आर नो, यही तो है कौन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। भाई मैंने क्या बोला था कि मुझे इन चारों के बराबर यहाँ पे देखना है, यानी चारों मिलके कितना पैदा कर रहे हैं। तो चारों मिलके मतलब चारों को जोड़ने पे ही तो पता चलेगा, है या ना। अब मुझे R1 R2 R3 की वैल्यू मिल जाती, R4 की वैल्यू मिल जाती, मैं यहाँ पे ला के रख देता, गेम खत्म। क्योंकि मुझे क्या पता है, मुझे बैटरी का वोल्टेज पता है, करंट पता है, दो चीज़ें तो पता ही है, वहाँ से मैं रेजिस्टेंस अपने आप निकाल लूँगा। ठीक है, किया जाए। पहले मिटाने भर का सामान देख लेते हैं, मतलब मिटाने भर का ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए अब बारी बारी R1 निकालिए। R1 इज इक्वल टू क्या होगा सर, V1 अपॉन आई हो जाएगा। ऐसे ही R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन I2 हो जाएगा, सॉरी V2 अपॉन आई हो जाएगा। R3 अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V3 अपॉन आई हो जाएगा। R4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V4 अपॉन आई हो जाएगा। मेनली हम जानते हैं कि ये जो V होगा, V भी क्या होगा, V इज इक्वल टू ऑल्सो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, होगा कि नहीं होगा, यही होगा। अच्छा, मेनली थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे कि हम आर ई की वैल्यू मतलब यहाँ पे लिख रखें, सबकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करें, ठीक है ना, यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट करें। यहाँ पे मैंने एक चीज़ गलत लिखी है, साला गलत हो गया पूरा।